2. समाजवाद के तहत वस्तु उत्पादन। कुछ कामरेडों का मानना है कि सत्ता संभालने और हमारे देश में उत्पादन के साधनों का राष्ट्रीयकरण करने के बाद पार्टी ने माल उत्पादन को बनाए रखने में गलत काम किया। उनका मानना है कि पार्टी को माल उत्पादन को वहीं खत्म कर देना चाहिए था। इस संबंध में वे एंगेल्स का हवाला देते हैं, जो कहते हैं, समाज द्वारा उत्पादन के साधनों पर कब्जा करने के साथ ही वस्तुओं का उत्पादन समाप्त हो जाता है और साथ ही उत्पादक पर उत्पाद का आधिपत्य भी समाप्त हो जाता है। ये साथी बहुत बड़ी गलतफहमी में है। आइए एंगेल्स के सूत्र की जांच करें। एंगेल्स के सूत्र को पूरी तरह से स्पष्ट और सटीक नहीं माना जा सकता है, क्योंकि यह ये संकेत नहीं देता है कि यह उत्पादन के साधनों के सभी या केवल एक हिस्से को समाज द्वारा जब्त करने की बात कर रहा है, यानी उत्पादन के साधनों के सभी या केवल एक हिस्से को सार्वजनिक संपत्ति में बदल दिया जाता है। इसलिए एंगेल्स के इस सूत्र को किसी भी तरह से समझा जा सकता है। एंटी डुहरिंग में अन्यत्र एंगेल्स उत्पादन के सभी साधनों पर अधिकार करने, उत्पादन के सभी साधनों पर कब्जा करने की बात करते हैं। इसलिए इस सूत्र में एंगेल्स के मन में उत्पादन के आंशिक नहीं बल्कि सभी साधनों का राष्ट्रीयकरण करने की बात है, यानी न केवल उद्योग के बल्कि कृषि के भी उत्पादन के साधनों को सार्वजनिक संपत्ति में बदलना। इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि एंगेल्स के मन में ऐसे देश हैं जहां पूंजीवाद और उत्पादन का संकेंद्रण उद्योग और कृषि दोनों में इतना आगे बढ़ चुका है कि देश में उत्पादन के सभी साधनों को जब्त करके उन्हें सार्वजनिक संपत्ति में बदलने की अनुमति है। इसलिए एंगेल्स का मानना है कि ऐसे देशों में उत्पादन के सभी साधनों के समाजीकरण के समानांतर वस्तु उत्पादन को समाप्त कर दिया जाना चाहिए। और ये निश्चित रूप से सही है। पिछली सदी के अंत में जब एंटी डुहरिंग प्रकाशित हुआ था, तब सिर्फ एक ही देश ऐसा था, ब्रिटेन। वहां पूंजीवाद का विकास और उद्योग तथा कृषि दोनों में उत्पादन का संकेंद्रण इस हद तक पहुंच गया था कि सर्वहारा वर्ग द्वारा सत्ता संभाले जाने की स्थिति में देश के सभी उत्पादन के साधनों को सार्वजनिक संपत्ति में बदलना और माल उत्पादन को समाप्त करना संभव हो जाता। मैं इस मामले में ब्रिटेन के लिए विदेशी व्यापार के महत्व और उसकी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में इसकी बड़ी भूमिका के सवाल को छोड़ देता हूं। मेरा मानना है कि इस सवाल की जांच के बाद ही ये तय किया जा सकता है कि सर्वहारा वर्ग के सत्ता में आने और उत्पादन के सभी साधनों के राष्ट्रीयकरण के बाद ब्रिटेन में वस्तु उत्पादन का भविष्य क्या होगा। हालांकि पिछली सदी के अंत में ही नहीं बल्कि आज भी किसी भी देश ने पूंजीवाद के विकास और कृषि में उत्पादन के संकेंद्रण की ऐसी डिग्री हासिल नहीं की है जैसा कि ब्रिटेन में देखा जा रहा है। जहां तक दूसरे देशों की बात है, ग्रामीण इलाकों में पूंजीवाद के विकास के बावजूद उनके पास अभी भी छोटे और मध्यम ग्रामीण मालिक उत्पादकों का एक बड़ा वर्ग है, जिनका भविष्य तब तय होना चाहिए जब सर्वहारा वर्ग सत्ता संभाले। लेकिन यहाँ एक प्रश्न है, सर्वहारा वर्ग और उसके दल को उन देशों में क्या करना चाहिए जहां सर्वहारा वर्ग द्वारा सत्ता ग्रहण करने और पूंजीवाद को उखाड़ फेंकने के लिए परिस्थितियां अनुकूल हैं, जहां पूंजीवाद ने उत्पादन के साधनों को उद्योग में इतना संकेंद्रित कर दिया है कि उन्हें जब्त करके समाज की संपत्ति बनाया जा सकता है, लेकिन जहां कृषि पूंजीवाद के विकास के बावजूद असंख्य छोटे और मध्यम मालिक उत्पादकों के बीच इस हद तक विभाजित है कि इन उत्पादकों के जब्तीकरण पर विचार करना असंभव है। इस सवाल का जवाब एंगेल्स के सूत्र से नहीं मिलता। संयोग से इसका उत्तर मिलना भी नहीं चाहिए था, क्योंकि सूत्र एक अन्य सवाल से उत्पन्न हुआ था, यानी उत्पादन के सभी साधनों के समाजीकृत हो जाने के बाद माल उत्पादन का क्या भाग्य होगा। और इसलिए यदि उत्पादन के सभी साधनों का नहीं बल्कि केवल कुछ साधनों का समाजीकरण हो चुका है, फिर भी सर्वहारा वर्ग द्वारा सत्ता संभालने के लिए परिस्थितियां अनुकूल हैं, तो क्या किया जाना चाहिए? क्या सर्वहारा वर्ग को सत्ता संभाल लेनी चाहिए और उसके तुरंत बाद माल उत्पादन को समाप्त कर देना चाहिए? हम निश्चित रूप से कुछ अधपके मार्क्सवादियों की राय को उत्तर के रूप में नहीं मान सकते, जो मानते है कि ऐसी परिस्थितियों में सत्ता लेने से बचना चाहिए और तब तक इंतजार करना चाहिए जब तक कि पूंजीवाद लाखों छोटे और मध्यम उत्पादकों को बर्बाद करने और उन्हें खेत मजदूर बनाने और कृषि में उत्पादन के साधनों को केंद्रित करने में सफल न हो जाए, और उसके बाद ही सर्वहारा वर्ग द्वारा सत्ता संभालने और उत्पादन के सभी साधनों के समाजीकरण पर विचार करना संभव होगा। स्वाभाविक रूप से यह एक ऐसा समाधान है जिसे मार्क्सवादी स्वीकार नहीं कर सकते हैं यदि वे खुद को पूरी तरह से बदनाम नहीं करना चाहते हैं। नहीं, हम अन्य अधप के मार्क्सवादियों की राय को उत्तर मान सकते हैं, जो सोचते हैं कि सत्ता पर कब्जा करना और छोटे और मध्यम ग्रामीण उत्पादकों को जब्त करना और उनके उत्पादन के साधनों का समाजीकरण करना ही सही होगा। मार्क्सवादी भी इस मूर्खतापूर्ण और आपराधिक रास्ते को नहीं अपना सकते, क्योंकि इससे सर्वहारा क्रांति की जीत की सभी संभावनाएं नष्ट हो जाएंगी और किसान लंबे समय तक सर्वहारा वर्ग के दुश्मनों के खेमे में चले जाएंगे। इस प्रश्न का उत्तर लेनिन ने वस्तुकर पर अपने लेखों में तथा अपनी प्रसिद्ध सहकारी योजना में दिया था। लेनिन का उत्तर संक्षेप में इस प्रकार है:
क सत्ता ग्रहण करने के लिए अनुकूल परिस्थितियों को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। सर्वहारा वर्ग को तब तक सत्ता ग्रहण करनी चाहिए जब तक कि पूंजीवाद लाखों छोटे और मध्यम व्यक्तिगत उत्पादकों को बर्बाद करने में सफल न हो जाए। ख उद्योग में उत्पादन के साधनों को जब्त कर सार्वजनिक संपत्ति में परिवर्तित कर दिया जाना चाहिए। ग जहां तक छोटे और मध्यम व्यक्तिगत उत्पादकों का सवाल है, उन्हें धीरे धीरे उत्पादकों की सहकारी समितियों यानी बड़े कृषि उद्यमों सामूहिक फर्मों में एकजुट किया जाना चाहिए। घ उद्योग को अधिकतम विकसित किया जाना चाहिए और सामूहिक फर्मों को बड़े पैमाने पर उत्पादन के आधुनिक तकनीकी आधार पर रखा जाना चाहिए। उनका स्वामित्व जब्त नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि इसके विपरीत उन्हें प्रथम श्रेणी के ट्रैक्टर और अन्य मशीनों की उदारतापूर्वक आपूर्ति की जानी चाहिए। शहर और गांव के बीच, उद्योग और कृषि के बीच आर्थिक संबंध सुनिश्चित करने के लिए वस्तु उत्पादन, खरीद और बिक्री के माध्यम से विनिमय को एक निश्चित अवधि के लिए बनाए रखा जाना चाहिए, क्योंकि शहर के साथ आर्थिक संबंध का यही एकमात्र रूप है जो किसानों को स्वीकार्य है। और सोवियत व्यापार, राज्य, सहकारी और सामूहिक फार्म को पूरी तरह से विकसित किया जाना चाहिए और सभी प्रकार के पूंजीपतियों को व्यापारिक गतिविधि से बाहर कर दिया जाना चाहिए। हमारे देश में समाजवादी निर्माण के इतिहास ने दिखाया है कि लेनिन द्वारा निर्धारित विकास का यह मार्ग पूरी तरह से सही साबित हुआ है। इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता कि छोटे और मध्यम उत्पादकों के कमोबेश बड़ी संख्या वाले सभी पूंजीवादी देशों के मामले में विकास का यह मार्ग ही समाजवाद की जीत के लिए एकमात्र संभव और समीचीन मार्ग है। ऐसा कहा जाता है कि माल उत्पादन को सभी परिस्थितियों में पूंजीवाद की ओर ले जाना ही होगा और ले जाना ही होगा। ये सच नहीं है, हमेशा नहीं और सभी परिस्थितियों में नहीं। माल उत्पादन को पूंजीवादी उत्पादन के साथ नहीं जोड़ा जाना चाहिए, वे दो अलग अलग चीजें हैं। पूंजीवादी उत्पादन माल उत्पादन का सर्वोच्च रूप है। माल उत्पादन पूंजीवाद की ओर तभी ले जाता है जब उत्पादन के साधनों पर निजी स्वामित्व हो। अगर श्रम शक्ति बाजार में एक ऐसी वस्तु के रूप में दिखाई दे जिसे पूंजीपति खरीद सकता है और उत्पादन की प्रक्रिया में उसका शोषण कर सकता है, और अगर परिणामस्वरूप देश में पूंजीपतियों द्वारा वेतनभोगी श्रमिकों के शोषण की व्यवस्था मौजूद है। पूंजीवादी उत्पादन तब शुरू होता है जब उत्पादन के साधन निजी हाथों में केंद्रित हो जाते हैं और जब श्रमिक उत्पादन के साधनों से वंचित हो जाते हैं और उन्हें अपनी श्रम शक्ति को एक वस्तु के रूप में बेचने के लिए मजबूर किया जाता है। इसके बिना पूंजीवादी उत्पादन जैसी कोई चीज नहीं है। खैर, और अगर माल उत्पादन को पूंजीवादी उत्पादन में बदलने की स्थितियां मौजूद नहीं हैं, अगर उत्पादन के साधन अब निजी नहीं बल्कि समाजवादी संपत्ति हैं, अगर उजरती श्रम की व्यवस्था अब मौजूद नहीं है और श्रम शक्ति अब कोई वस्तु नहीं है, और अगर शोषण की व्यवस्था बहुत पहले ही समाप्त हो चुकी है, तो क्या ये माना जा सकता है कि माल उत्पादन से पूंजीवाद ही आएगा? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। फिर भी हमारा समाज बिल्कुल ऐसा ही है, एक ऐसा समाज जहां उत्पादन के साधनों पर निजी स्वामित्व, उजरती श्रम की व्यवस्था और शोषण की व्यवस्था बहुत पहले ही खत्म हो चुकी है। वस्तु उत्पादन को अपने आप में पर्याप्त नहीं माना जाना चाहिए, आसपास की आर्थिक स्थितियों से स्वतंत्र नहीं। वस्तु उत्पादन पूंजीवादी उत्पादन से पुराना है। ये दास स्वामित्व वाले समाज में मौजूद था और इसकी सेवा करता था, लेकिन पूंजीवाद की ओर नहीं ले गया। ये सामंती समाज में मौजूद था और इसकी सेवा करता था। फिर भी, हालांकि इसने पूंजीवादी उत्पादन के लिए कुछ स्थितियां तैयार की, लेकिन इसने पूंजीवाद की ओर नहीं ले गया। फिर कोई पूछता है, वस्तु उत्पादन इसी तरह पूंजीवाद की ओर ले जाए बिना एक निश्चित अवधि के लिए हमारे समाजवादी समाज की सेवा क्यों नहीं कर सकता है? ये ध्यान में रखते हुए कि हमारे देश में वस्तु उत्पादन पूंजीवादी स्थितियों की तरह इतना असीम और व्यापक नहीं है, जो उत्पादन के साधनों के सामाजिक स्वामित्व, मजदूरी श्रम की प्रणाली के उन्मूलन और शोषण की प्रणाली के उन्मूलन जैसी निर्णायक आर्थिक स्थितियों के कारण सख्त सीमाओं के भीतर सीमित है। ऐसा कहा जाता है कि जब से हमारे देश में उत्पादन के साधनों पर सामाजिक स्वामित्व का प्रभुत्व स्थापित हुआ है तथा उजरती श्रम और शोषण की प्रणाली समाप्त कर दी गई है, वस्तु उत्पादन ने अपना सारा अर्थ खो दिया है और इसलिए इसे समाप्त कर दिया जाना चाहिए। ये भी गलत है। आज हमारे देश में समाजवादी उत्पादन के दो बुनियादी रूप हैं, राज्य या सार्वजनिक स्वामित्व वाला उत्पादन और सामूहिक कृषि उत्पादन, जिसे सार्वजनिक स्वामित्व वाला नहीं कहा जा सकता। राज्य उद्यमों में उत्पादन के साधन और उत्पादन का उत्पाद राष्ट्रीय संपत्ति है। सामूहिक खेत में हालांकि उत्पादन के साधन, भूमि, मशीनें राज्य के होते हैं, लेकिन उत्पादन का उत्पाद विभिन्न सामूहिक खेतों की संपत्ति है, क्योंकि श्रम और बीज दोनों ही उनके अपने हैं, जबकि भूमि, जो कि स्थायी रूप से सामूहिक खेतों को सौंपी गई है, का उपयोग वे वस्तुतः अपनी संपत्ति के रूप में करते हैं, इस तथ्य के बावजूद कि वे इसे बेच, खरीद, पट्टे या बंधक नहीं रख सकते हैं।
इसका प्रभाव यह है कि राज्य केवल राज्य उद्यमों के उत्पाद का निपटान करता है, जबकि सामूहिक खेतों का उत्पाद उनकी संपत्ति होने के कारण केवल उनके द्वारा ही निपटाया जाता है। लेकिन सामूहिक खेत अपने उत्पादों को वस्तुओं के रूप में छोड़कर किसी और को बेचने के लिए तैयार नहीं है, जिसके बदले में वे अपनी जरूरत की वस्तुएं प्राप्त करना चाहते हैं। वर्तमान में सामूहिक खेत शहर के साथ वस्तु संबंध, खरीद और बिक्री के माध्यम से विनिमय को छोड़कर किसी अन्य आर्थिक संबंध को मान्यता नहीं देंगे। इस वजह से वस्तु उत्पादन और व्यापार आज हमारे लिए उतनी ही जरूरी है जितनी कि, मान लीजिए, 30 साल पहले थी, जब लेनिन ने व्यापार को अधिकतम विकसित करने की आवश्यकता के बारे में बात की थी। बेशक, जब दो बुनियादी उत्पादन क्षेत्रों, राज्य क्षेत्र और सामूहिक कृषि क्षेत्र के बजाय केवल एक सर्वव्यापी उत्पादन क्षेत्र होगा, जिसके पास देश में उत्पादित सभी उपभोक्ता वस्तुओं के निपटान का अधिकार होगा, तो वस्तु परिसंचरण अपनी मुद्रा अर्थव्यवस्था के साथ राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में एक अनावश्यक तत्व के रूप में गायब हो जाएगा। लेकिन जब तक ऐसा नहीं होता है, जब तक दो बुनियादी उत्पादन क्षेत्र बने रहते हैं, तब तक वस्तु उत्पादन और वस्तु परिसंचरण राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की हमारी प्रणाली में एक आवश्यक और बहुत उपयोगी तत्व के रूप में लागू रहना चाहिए। एक एकल और एकीकृत क्षेत्र का निर्माण कैसे होगा, चाहे वह केवल सामूहिक कृषि क्षेत्र को राज्य क्षेत्र द्वारा निगलने से हो, जो कि शायद ही संभव है क्योंकि इसे सामूहिक फॉर्मों का अधिग्रहण माना जाएगा, या एक एकल राष्ट्रीय आर्थिक निकाय, राज्य उद्योग और सामूहिक फॉर्मों के प्रतिनिधियों से मिलकर की स्थापना से, जिसे पहले देश में सभी उपभोक्ता उत्पादों का लेखा जोखा रखने का अधिकार होगा और अंततः उसे, उदाहरण के लिए, उत्पाद विनिमय के माध्यम से वितरित करने का अधिकार होगा। यह एक विशेष प्रश्न है जिस पर अलग से चर्चा की आवश्यकता है। परिणामस्वरूप हमारा माल उत्पादन सामान्य प्रकार का नहीं है, बल्कि एक विशेष प्रकार का माल उत्पादन है, पूंजीपतियों के बिना माल उत्पादन, जो मुख्य रूप से संबद्ध समाजवादी उत्पादकों, राज्य, सामूहिक फार्म, सहकारी समितियां के माल से संबंधित है, जिसका कार्य क्षेत्र व्यक्तिगत उपभोग की वस्तुओं तक सीमित है, जो स्पष्ट रूप से पूंजीवादी उत्पादन में विकसित नहीं हो सकता है, और जो अपनी मुद्रा अर्थव्यवस्था के साथ मिलकर समाजवादी उत्पादन के विकास और सुदृढ़ीकरण की सेवा के लिए बनाया गया है। इसलिए वे कॉमरेड पूरी तरह से गलत हैं जो आरोप लगाते हैं कि चूंकि समाजवादी समाज ने उत्पादन के वस्तु रूपों को समाप्त नहीं किया है, इसलिए हमें पूंजीवाद की विशेषता वाली सभी आर्थिक श्रेणियों का फिर से प्रकट होना तय है। एक वस्तु के रूप में श्रम शक्ति, अधिशेष मूल्य, पूंजी, पूंजीवादी लाभ, लाभ की औसत दर आदि। ये कॉमरेड वस्तु उत्पादन को पूंजीवादी उत्पादन के साथ भ्रमित करते हैं और मानते हैं कि एक बार जब वस्तु उत्पादन होता है तो पूंजीवादी उत्पादन भी होना चाहिए। वे यह नहीं समझते कि हमारा वस्तु उत्पादन पूंजीवाद के तहत वस्तु उत्पादन से मौलिक रूप से भिन्न है। इसके अलावा मुझे लगता है कि हमें मार्क्स की पूंजी से ली गई कुछ अन्य अवधारणाओं को भी त्याग देना चाहिए, जहां मार्क्स पूंजीवाद के विश्लेषण से संबंधित थे और कृत्रिम रूप से हमारे समाजवादी संबंधों पर लागू किए गए थे। मैं अन्य अवधारणाओं के अलावा आवश्यक और अतिरिक्त श्रम, आवश्यक और अतिरिक्त उत्पाद, आवश्यक और अतिरिक्त समय जैसी अवधारणाओं का उल्लेख कर रहा हूं। मार्क्स ने पूंजीवाद का विश्लेषण मजदूर वर्ग के शोषण के स्रोत, अधिशेष मूल्य को स्पष्ट करने और मजदूर वर्ग को, जो उत्पादन के साधनों से वंचित था, पूंजीवाद को उखाड़ फेंकने के लिए एक बौद्धिक हथियार से लैस करने के लिए किया था। ये स्वाभाविक है कि मार्क्स ने उन अवधारणाओं, श्रेणियों का उपयोग किया जो पूंजीवादी संबंधों के पूरी तरह से अनुरूप थीं। लेकिन कम से कम ये कहना अजीब है कि इन अवधारणाओं का उपयोग अब किया जा रहा है, जब मजदूर वर्ग न केवल शक्ति और उत्पादन के साधनों से वंचित है, बल्कि इसके विपरीत शक्ति का मालिक है और उत्पादन के साधनों को नियंत्रित करता है। श्रम शक्ति को एक वस्तु मानने और श्रमिकों को किराए पर लेने की बात अब हमारी व्यवस्था के तहत बेतुकी लगती है, मानो उत्पादन के साधनों का मालिक श्रमिक वर्ग खुद को किराए पर लेता है और अपनी श्रम शक्ति खुद को बेचता है। अब आवश्यक और अतिरिक्त श्रम के बारे में बात करना भी उतना ही अजीब है, मानो हमारी परिस्थितियों में उत्पादन के विस्तार, शिक्षा और सार्वजनिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने, रक्षा के संगठन आदि के लिए श्रमिकों द्वारा समाज में दिया गया श्रम अब सत्ता में मौजूद श्रमिक वर्ग के लिए उतना ही आवश्यक नहीं है जितना कि श्रमिक और उसके परिवार की व्यक्तिगत जरूरतों को पूरा करने के लिए खर्च किया गया श्रम। ये ध्यान देने योग्य बात है कि अपनी पुस्तक गोथा कार्यक्रम की आलोचना में, जहां वे पूंजीवाद की जांच नहीं कर रहे हैं बल्कि अन्य बातों के साथ साथ साम्यवादी समाज के प्रथम चरण की जांच कर रहे हैं, मार्क्स ने माना है कि उत्पादन के विस्तार, शिक्षा और सार्वजनिक स्वास्थ्य, प्रशासनिक व्यय, भंडार निर्माण आदि के लिए समाज में दिया गया श्रम उतना ही आवश्यक है जितना कि श्रमिक वर्ग की उपभोग आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दिया गया श्रम। मैं समझता हूं कि हमारे अर्थशास्त्रियों को हमारे समाजवादी देश में पुरानी अवधारणाओं और नई स्थिति के बीच इस असंगति को समाप्त करना चाहिए,
तथा पुरानी अवधारणाओं के स्थान पर नई अवधारणाओं को लाना चाहिए जो नई स्थिति के अनुरूप हो। हम एक निश्चित अवधि तक इस असंगति को बर्दाश्त कर सकते थे, लेकिन अब इसे समाप्त करने का समय आ गया है।